जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 30 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। हालांकि कल के लेक्चर के दो टॉपिक्स रह गए थे, तो आज एंड में इसी पर्टिकुलर लेक्चर के वो दो टॉपिक्स भी हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। तो आपको गाइज मैं बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोग के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करवाई जाती है। इनकी डिटेल्स मैं बैचेस की आपको थोड़ी देर से देता हूं, बट बिफोर दैट आज के ये सब टॉपिक्स हैं इनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स का एक शॉर्ट सा आइडिया पहले मैं आपको देता हूं, फिर हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक के बारे में। आज की डेट में कोड़ाई कनाल का इस तमिलनाडु के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। एक बहुत ही बेहतरीन साइट है। कभी जो लोग गए हैं उनको पता होगा, मजा आ जाता है साइट पे जाकर, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं गया हूं एक बार, तो मजा आ जाता है। तो तमिलनाडु का एक पलानी हिल्स करके है। बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद डोलोमेंस डॉल्मेंस डॉल्मेंस जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। अब ये सवाल उठता है, डॉल्मेंस क्या है? तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार अगर इसकी फोटो देख लोगे ना गूगल पे, तो मजा आ जाएगा। डॉल्मेंस जो है वो कुछ नहीं है, एक पत्थर ऐसे लगा दो, एक पत्थर ऐसे लगा दो, उसके ऊपर एक पत्थर जो है वो लगा दो। तो इस प्रकार के स्टोन के स्ट्रक्चर जो है उनको डॉल्मेंस जो है वो कहा जा रहा है। वो आज की डेट में खत्म होते जा रहे हैं, राइट। वहां से कोड़ाई कनाल्स में डिसअपियर हो रहा है। और ये 5000 साल पुराने मेगालिथ स्टोन स्ट्रक्चर्स थे। 5000 साल पुराने मेगालिथ स्टोन स्ट्रक्चर्स जो वहां से वैनिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताता है कि प्री आयरन एज कल्चर और एंशियंट का ट्रेड रूट्स यहां पर हुआ करता था। चैलेंजेस यही है कि यहाँ पर जो है खेती किसानी की जा रही है, और कई बार इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स हैं एंशियंट टाइम पीरियड के, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये खत्म होते जा रहे हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता जताई जा रही है। तो डॉल्मेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, है ना। दूसरे टॉपिक की तरफ अगर हम बात करें, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट जो है वो किया है कि डिफेमेशन का क्रिमिनलाइजेशन जो है उस पर फिर से विचार किया जाए। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेमेशन का मतलब पता है आपको? मानहानि। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी के बारे में, कोई एक्स व्यक्ति किसी वाई व्यक्ति के बारे में उल्टा सीधा फैला रहा है ना, या वाई कंपनी के बारे में बोल रहा है, अरे ये कंपनी तो बेकार है, साला कुछ लेना देना नहीं है, फ्रॉड करती है, ये करती है, वो करती है, उसका नाम खराब कर रहा है। तो ये कंपनी अगर जेन्युइन है, तो ये कंपनी इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है मानहानि की, कि भैया तुम देखो मेरा नाम जो है वो खराब कर रहे हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यार इस तरीके से बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खराब, मतलब उसका उल्लंघन हो रहा है। कई बार लोगों को डिफेमेशन की धमकी जो है वो देकर उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। तो इस पर जो है वो दोबारा से विचार किया जाए। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, और आर्टिकल 21 राइट टू रेप्यूटेशन, तो इनके बीच में आप कह सकते हैं कि बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, और यही इशू हो रहा है इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बात, मतलब इस पर थोड़ी और विचार की जाए। नेक्स्ट आपको बता दें, इंडिया SICA पार्टनरशिप, ये टॉपिक जो है वो इंडिया, बताया जा रहा है कि सेंट्रल अमेरिका के SICA ग्रुप है, तो उसके साथ इंडिया अपनी पार्टनरशिप जो है वो और बेहतर बना रहा है। जैसे ट्रेड करेंगे, वही सेम चीज है जो हर बार हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर किसी कंट्री के साथ करते हैं, कि व्यापार बढ़ा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स पर काम कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, वही सेम चीज है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को, स्टबल बर्निंग, पराली जो जलाई जाती है, आपको पता होगा, है ना। पराली क्या होती है, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। स्टबल क्या होता है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो तो ये जो पीरियड है, ये वाला पीरियड, जब दिवाली जो है वो पास में आती है, तो उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह देती है ना कि फटाके वगैरह जो है वो मत फोड़ो। बट फटाके के अलावा जो है वो और भी एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है, बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा जो है वो स्टबल बर्निंग का है, जो पंजाब हरियाणा में होता है। तो बताया जा रहा है कि उसको क्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है, राइट। फिर इसके अलावा सीड की सॉवर्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। देखो कई बार क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होते हैं ना, कई बार जो बीज जो किसानों को मिल रहा है वो फेक बीज मिल रहा है, यानी कि उनको महंगे बीज दिए जा रहे हैं ये बताकर कि ये बहुत बढ़िया है, इससे प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इससे आपकी ईल्ड अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, बट उनको फेक बीज मिल रहा है। तो इस फेक बीज ऐसे मार्केट में ना रहे, तो उसके लिए बेसिकली उसके प्रोटेक्शन के लिए जो है ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर भाई आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग के चलते स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तो कूलिंग राइट्स को लेकर एक अच्छा आर्टिकल है सुनने वाला।
तो जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरे टॉपिक से गाइस एक एक करके हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करने वाले हैं हर एक टॉपिक के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। तो आप समझ ही चुके हो कि डॉल्मेंस जो है वो क्या है, कुछ नहीं, लकड़ी लकड़ी कह रहा हूं, दो बड़े पत्थर ले लो आप, मेगालिथिक टाइम पीरियड के 5000 साल पुराने, उसके ऊपर ऐसा एक बड़ा सा पत्थर रख लो, राइट। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हम लोग को कोड़ाई कनाल में देखने को मिल रहे हैं, जो आज की डेट में जो है वो पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं, राइट। तो कोड़ाई कनाल, बस थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखना, 5000 साल भी पुराने मेगालिथिक स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद हैं, लेकिन काफी तेजी से अब ये खत्म हो रहे हैं। और पलानी हिल्स लिख लो आप, पलानी हिल्स, कभी कभी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक हिल जो है वो कहां की है, तो आप ध्यान में रखना तमिलनाडु। तो ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज इशू नहीं है गाइस, बल्कि तमिलनाडु के प्री हिस्टोरिक पास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस भी है यार, क्योंकि हमारे तमिलनाडु के अंदर 5000 साल पुरानी हिस्ट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, उसके एविडेंसेस हैं। और ये अगर खत्म होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के एविडेंसेस खत्म हो रहे हैं, जो कि चिंता वाली बात है एक प्रकार से अपने आप में ही, है ना। बस ये चीज बस ध्यान में रखिएगा आप। तो डोलमेंस जो है वो क्या है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मेगालिथिक बड़े बड़े स्टोन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, है ना। उनके ऊपर जैसे दो बड़े, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है, दो बड़े स्टोन्स है, उनके ऊपर एक स्टोन जो है वो रखा हुआ है। इसकी फोटो देखोगे तो आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगी। अब इसका पर्पस क्या होता था, अब देखो मेगालिथिक टाइम पीरियड में ये बड़े स्टोन वहां पर लगा दिए जाते थे जहां पर किसी की डेड बॉडी हुआ करती, यानी किसी को दफनाया जाता था उस, और उसकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए वहां पर बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, जैसे आज की डेट में ग्रेवयार्ड्स में देखने को मिलता है ना, सेम वैसे ही। तो अब ये प्री आयरन एज टाइम पीरियड के हैं, 1500 से 2000 बीसीई के हैं, इसलिए ये साउथ इंडिया के ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल रेमिनेंट्स में गिने जो है वो जाते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर जीसूट प्रीस्ट्स सैक्रेड हार्ट कॉलेज 1928 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में जो है वो इसके बारे में मेंशन किया गया था। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये पूरा सर्वे जो है वो पहले इस व्यक्ति ने जो है वो करवाया था, और फिर उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में जो है वो इसको शामिल किया गया 1928 में। सोचो ये इसकी डिस्कवरी बहुत पुरानी है। और फिर खुदाई जो है वो हुई यहाँ पर, और भी काफी सारी चीजें, अलग अलग प्रकार के मोती वोती और चमकीले पत्थर वगैरह जो है वो देखने को मिले, कुछ पॉटरीज वगैरह, ब्लैक एंड रेड वेयर वाली पॉटरीज वगैरह भी देखने को मिली, है ना। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर नजर आई। तो अभी देखो, ये तो आपको बस इसकी लोकेशन ध्यान में रखना है, हिल का नाम ध्यान में रखना है, राइट। डॉल्मेंस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डॉल्मेंस अभी रिसेंटली न्यूज में थे, बताइए क्या है ये, राइट। तो ये मेगालिथिक टाइम पीरियड के स्ट्रक्चर्स हैं, बस ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बस दैट्स इट। गांव है जैसे कि थंडीकुड़ी, ये एक एंशियंट ट्रेड रूट पे थे, जो वेस्ट कोस्ट को मदुराई से जो है वो जोड़ता था। तो मतलब ये ट्रेड का भी एक वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड वगैरह जो है वो हुआ करता था इस क्षेत्र, ये क्षेत्र ट्रेड के लिए जाना जाता था। अब फीचर जो है वो क्या है डोलमेंस के, याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें बेसिकली स्टोन जो है, पत्थर जो थे वो कट नहीं किए जाते थे, डायरेक्टली नेचुरल क्वेरीज से लाए जाते थे, यानी कि एक पत्थर कहीं पर इनको बड़ा सा मिल गया अलंगा टाइप का, वो उठा के लेके आए और उसको रख दिया, गड़ा दिया, राइट। और फिर इसके अलावा डिजाइन की बात करें तो छोटा सा होल जो है वो उसके नीचे बना दिया जाता था, जिससे कि पानी जो है वो जमा ना हो ऊपर, है ना। ठीक है। कई बार स्टोन्स का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए भी ये लोग जो है वो करते थे, रूट्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि अपन कहीं कभी ऐसे कोई जंगल में जाएं, है ना, तो हम क्या करते हैं, जंगल में पेड़ों के ऊपर जो है निशान बना देते हैं, है ना, कि इस निशान के थ्रू हमें पता लगेगा ये हमारा रूट था, कल को रूट भटक जाए तो हम वापस निशान को देखते हुए वापस आ सकें, है ना, यही होता है ना जनरली। तो वो लोग ऐसे पत्थर लगा देते थे, बोलते थे कि चलो यार हमें पॉइंट ए से जो है पॉइंट बी पे जो है आना है, तो एक काम करो यहाँ पे एक पत्थर लगा दो। फिर आगे आगे कुछ दिनों तक गए, फिर उसके बाद दूसरा पत्थर लगा दिया, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए लोकेशन, समझ रहे हो। ऐसी चीजें भी इसकी देखने को जो है वो मिलती थी। मोस्टली 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर है ये। पेपर, कार्डमम ये ग्रो करते थे, बेहतरीन मिर्ची, इलायची, ये सब ग्रो करते थे, ये काली मिर्च, इलायची। ठीक है, बस यही चीज है। अब फिर इसके अलावा बरियल ट्रेडिशंस और सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में ये जानकारी देता है। पॉट्स भी यहाँ पर देखने को मिले, ये ट्रेड लिंक्स भी हम लोग को यहाँ, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको समझाई वो यहीं पर फिर से लिखी हुई है। आज की डेट का चैलेंज जो है वो यही है कि यहाँ पर रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो उसके कारण बहुत डैमेज हो रहा है।
आप यहाँ पर खेती किसानी कर रहे हो, उसके कारण डैमेज हो रहा है, प्लांटेशन के कारण, है ना, पब्लिक रोड्स बनाने के कारण, तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन सेटलमेंट्स के कारण ये एरिया जो है वो डैमेज हो रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके प्रोटेक्शन को एक्सपेंड करना है और तेजी से बढ़ाना है ना। लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्शन प्रयास में शामिल किया जाए। जो रिकॉर्ड्स हैं इनके जी स्वीट के रिजॉर्ट, जो मैंने भी आपको बताया 1928 में जो इन्होंने रिसर्च जो है वो मतलब खोज के निकाला था इस जगह को, तो उनके जो रिकॉर्ड्स है उसको डिजिटलाइज करो और वहां पर और भी खुदाई करो कि हो सकता है कि कुछ और चीजें पाई जाए। ठीक है, टूरिज्म तो होना चाहिए बट सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट। अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि लोग वहां पर चीजें खराब ना करें, तोड़े फोड़े नहीं। तो ये चीज है गाइस पूरे ओवरऑल टॉपिक के अंदर, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब ये सिर्फ सुनने वाला आपके लिए टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है, क्रिमिनल डिफेमेशन। रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेमेशन का क्रिमिनलाइजेशन एक टूल बन गया हरासमेंट के लिए, और इस पर विचार करना जरूरी है। यहां टेंशन यह है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वर्सेस आर्टिकल 21 राइट टू रेप्यूटेशन। कभी कभी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 21 वर्सेस आर्टिकल 19 पर टिप्पणी जो है वो दीजिए, है ना। तो ऐसे मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट टू रेप्यूटेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लिखिए 500 वर्ड्स में, है ना। तो ऐसी चीजें भी आ जाती है, कई बार ऐसे वगैरह में आ जाता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो लिखना है इस पर 500 वर्ड्स में, आप अपने अपने अकॉर्डिंग लिखो। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगी भैया, एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ी मेहनत और प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, तभी जो है वो एग्जाम में आपका सिलेक्शन जो है वो होगा। चलिए आगे की जो है वो चर्चा करते हैं भैया। आपको बता दें आईपीसी सेक्शन 499 और 500 कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिश रूलर्स ने बेसिकली उनके खिलाफ, यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे कि जो लोग उनसे असहमत होते थे ना, तो उनको चुप कराने के लिए, उनको जेल में बंद करने के लिए, उनकी वॉइस को बैठाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये कानून लेकर आया। सेम प्रोविजन आज भी हम लोग को देखने को मिलता है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला था कि रेपुटेशन जो है वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, सो क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो वैलिड है, कि किसी की रेपुटेशन पर आवाज जो है वो उठेगी तो दिक्कत आएगी। तो ये वाला पॉइंट ये आप जरूर लिख लेना। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें क्रिमिनल डिफेमेशन को जो है वो बिल्कुल सही कहा गया और कहा कि रेपुटेशन जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। तो राइट टू रेपुटेशन आर्टिकल 21 के अंदर ये किस पर्टिकुलर केस में इंटरप्रेट किया गया था, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर। और रिसेंट जुडिशियल कमेंट यही है कि इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, कई बार लोगों की आवाज को दबाने के लिए इसका यूज जो है वो किया जा रहा है। तो यही इसके चैलेंजेस हैं, केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। जो आरोपी जो होते हैं उनको हर हियरिंग में प्रेजेंट जो है वो रहना पड़ता है। अब अरेस्ट का भी रिस्क रहता है, प्लस उनका वकील को देने का खर्चा, पूरे केस का खर्चा जो है वो बढ़ता है ना। बर्डन ऑफ प्रूफ भी होता है। ट्रुथ डिफेंस जो है वो वैलिड तभी है जब अपराधी जो है वो प्रूफ करे कि स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के अच्छे के लिए हमने दिया है। भाई मतलब सोचो, आरोपी को जो है वो सिद्ध करना रहता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए तो कई बार हरासमेंट के टूल के तौर पर इसको यूज किया जाता है कि किसी के ऊपर भी केस जो है वो फाइल करते, उसको बार बार कोर्ट जो है वो आना पड़े और परेशान होता रहे वो। जर्नलिस्ट, एडिटर्स, एक्टिविस्ट, इनको बहुत डर रहता है अरेस्ट का, तो ये इश्यूज ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो अब मुद्दा जो है वो यही है भाई कि पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट को रिपीटेडली केसेस में फंसाया जाता है। एग्जांपल 2023 में सीनियर अपोजिशन लीडर को जो है वो टेम्पररी पार्लियामेंट से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इस केस को मद्देनजर रखते हुए। जर्नलिज्म पर भी इसके तहत इंपैक्ट जो है वो पड़ता ही है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो खत्म होता है, जुडिशियल बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लाखों केसेस इसमें पेंडिंग है। अनफेयरली जो है वो बर्डन जो है वो जो अपराधी जो होते हैं, या आरोपी बोलोगे अभी आप, अपराधी तो नहीं, आरोपी पे होता है। आरोपी को पूरी चीज सिद्ध करनी पड़ती है और इसलिए कई बार लोग जो है फिर वो सच्चाई के बारे में जो है वो बोलते नहीं है। यूके, यूएसए ऐसी कंट्रीज की अगर हम जो है वो चर्चा करें तो उन्होंने क्रिमिनल डिफेमेशन को जो है वो खत्म कर दिया है, सिर्फ सिविल रेमेडीज जो है वो वहां पर बची हुई है। तो ऐसे ही हमें भी जो है वो थोड़ा सा चेंज करने की अब आवश्यकता है। सिविल कोर्ट जो है वो मॉनेटरी डैमेजेस पर फोकस करती हैं,
अब क्योंकि सिविल कोड जो है वो ये बोलती है कि भाई आप कमर्शियल अगर किसी का नुकसान हुआ है, यानी कोई कंपनी है, किसी कंपनी के बारे में आपने उल्टा सीधा बोलकर उसकी इमेज जो है वो खराब करी जानबूझ के कि जिससे कि उसकी सेल्स ना हो पाए, तो उसके लिए फिर आपको कंपनसेशन देना पड़े। तो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में जो है वो इसको जैसे कि अगर हम बात करें यूके की, तो 2009 में बताया जा रहा है कि कोरोनर्स एंड जस्टिस एक्ट इनके थ्रू क्रिमिनल डिफेमेशन खत्म कर दिया। यूएस के अंदर भी डिफेमेशन प्योरली सिविल मैटर है। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्री एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है या प्रोटेक्ट करता है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्होंने भी क्रिमिनल डिफेमेशन जो है उसको कहा है कि ये डेमोक्रेटिक डिबेट के साथ जो है वो इनकम्पैटिबल है। श्रीलंका, नेपाल अभी भी क्रिमिनल डिफेमेशन कर रहे हैं प्रैक्टिस, बट यहां पर भी सुधार की बात जो है वो कंटिन्यूअस चल रही है। ठीक है, और आपको जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करना, इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये जो पॉलिटी के हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटी के अंदर जो है वो डिफेमेशन और ये सब चीजें डिटेल में जो है वो पढ़ाई जाती हैं, उसके नोट्स लिखवाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको अलग से करंट अफेयर्स में नोट्स नहीं लिखवाता हूं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, डिफेमेशन के टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए में क्या है, क्लॉज 2 में जो है वो क्या है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन की बात की जाती है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जाते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू रेपुटेशन से रिलेटेड है, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बैलेंस इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही चीज आपसे मेंस में भी पूछी जाएगी जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही चुका हूं। तो फ्री स्पीच को डेमोक्रेसी के कॉर्नर स्टोन के रूप में जो है वो प्रायोरिटी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए फ्री स्पीच बहुत जरूरी है ना यार। और सोशल मीडिया में हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि डिफेमेशन की कंप्लेन सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई कुछ भी जो है वो बोलने लगता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज हो गई है, और फिर लोग जो है वो फिर केस फाइल जो है वो करने लगता है। अपोजिशन लीडर्स और क्रिटिक्स जो है वो टारगेट होते हैं, इनके ऊपर मल्टीपल केसेस लगा दिए जाते हैं। इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं ट्रांसपेरेंसी और विसिल ब्लोइंग कल्चर, और क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो इन सब चीजों को जो है वो डिस्करेज करता है। तो हमें इस पर सुधार लाने की आवश्यकता है, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। और किसी को जेल करने की जगह अगर किसी का कमर्शियल लॉस हो रहा है तो मॉनिटरी कंपनसेशन जो है वो लाना चाहिए, इस पर विचार करने चाहिए। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए। अब इंडिया के सेंट्रल अमेरिका के नेशंस के साथ एंगेजमेंट हुआ है गाइस। इंडिया SICA, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम पार्टनरशिप, लिख लो। इंडिया SICA पार्टनरशिप हम लोग को जो है वो देखने को मिली है। ब्रैकेट में जो है वो लिखना सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल इसमें लिखा हुआ ना, अब ये नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम SICA, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इंडिया SICA फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग न्यूयॉर्क में जो है वो की है, बताया जा रहा है। और इंडिया के कमिटमेंट जो है वो यहां पर हाईलाइट हुए हैं। अब इससे हम एक बड़ा पर्सपेक्टिव जो है वो समझ सकते हैं कि इंडिया अपनी साउथ साउथ कोऑपरेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप डाइवर्सिफिकेशन को किस तरह मजबूत कर रहा है, राइट। क्योंकि अब देखो, अब जब वर्ल्ड जो है पहले जो था वो कैसा था, वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्री, राइट, ये वाली चीज थी पूरी दुनिया भर में। अब नया मॉडल जो है वो आ गया, क्या आ गया, नॉर्थ और साउथ वाली चीज। अब इसमें ग्लोबल साउथ जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अपनी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है, और उसके लिए उसने अभी सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज के साथ जो है वो मीटिंग करी है, राइट। तो सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एक टैग्यू सिगल्पा प्रोटोकॉल, ये 1991 का प्रोटोकॉल है, टैग्यू सिगल्पा प्रोटोकॉल। उसके तहत जो है वो इसको बनाया गया है, टैग्यू सिगल्पा प्रोटोकॉल के तहत। और 1993 से जो है ये ऑपरेशनल है, 1993 से ये ऑपरेशनल है। अल सेवेडोर में इसका हेडक्वार्टर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, अल सेवेडोर में है। इसके मेंबर्स कोस्टा रिका, अल सेवेडोर, ग्वाटेमाला,
हॉन्डुरस, निकारागुआ, पनामा, फिर बाद में बेलीजी और डोमिनिकन रिपब्लिक। टोटल 8 मेंबर्स इसके हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखिएगा। यूरोपियन यूनियन, यूके, स्पेन, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इसके ऑब्जर्वर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। शांति पर, डेमोक्रेसी पर, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सभी का जो है वो इकोनॉमिकली सभी मजबूत हो, ट्रेड सभी का बढ़े, इन सब एरियाज पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब इंडियन कंपनीज जो है गाइस, वो एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेक्टर की हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इंडिया ने हाईलाइट किया कि भाई डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई मॉडल जो है वो यहां पर भी सेंट्रल अमेरिका में जो है वो चालू किया जाए। इंडिया ने एसआईसीओ को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर माना है। वहां पर भी मेन चैलेंजेस सभी के यही हैं कि गरीबी को हटाना है, क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। 2023 पनामा सिटी मैकेनिज्म, इस पर भी बात की कि सभी मिलकर जो है वो इस पर काम करेंगे। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने रीजनल विजिट की इंटेंशन एक्सप्रेस करी। कहा है कि सब कंट्रीज में इंडिविजुअली जो है वो विजिट किया जाए और एक दूसरे के साथ रिलेशंस बनाए जाए, जैसे ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पनामा, यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है वो आपस में मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करते रहे, जिससे कि और मजबूती हो पार्टनरशिप में, है ना। बट यस, चैलेंजेस हम लोग को जो है वो यही देखने को मिल रहा है आज की डेट में कि छोटी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो है वो काफी पिछड़ी हैं। फूड और हेल्थ सिक्योरिटी मेन कंसर्न है ना। अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर। इवन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने सेंट्रल अमेरिका में हैवी इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी गेन किया है। तो चाइना भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट मॉडल बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है सबका एक अच्छा ग्रुप बना रहे हैं और सबको मजबूत करने पर टारगेट कर रहे हैं कि जिससे कि सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो। अब ये वाला टॉपिक भी आप लोग के सुनने वाला है। पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो स्टबल बर्निंग करते हैं, जिससे एयर क्वालिटी बुरी तरह से जो है वो खराब हो जाती है। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल दिया है कि अगर किसान स्टबल बर्निंग कंटिन्यू करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी कि जेल तक हो सकती है। राइट, आइए समझते हैं कुछ चीजों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ सुनो इस टॉपिक को। स्टबल बर्निंग, पराली जो जलाई जाती है ना, तो क्रॉप रेसिड्यू जो होते हैं, जैसे भूसा जो बच जाता है कटाई के बाद खेत में, तो उसको साफ करने की जगह उसको जलाकर जो है वो अगले सीजन के लिए जो है वो पूरी खेत जो है वो साफ कर दी जाती है। तो किसान जो है वो जला क्यों देते हैं? तो उनके लिए वो इजी रहता है यार, कलेक्ट करना, उसमें लेबर्स को पैसा देना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि एक बार में जो है वो जला दो। मशीन्स भी आती हैं, हैप्पी सीडर जो है वो कॉस्टली वगैरह होते हैं, है ना। और पैडी फार्मिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योरेंस की वजह से डाइवर्सिफिकेशन इसमें लिमिटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो किसान का पैसा जो है वो ज्यादा जाता है, तो इसलिए किसान जो है वो जला देते हैं। अभी सरकार ने कहा था पहले कि भाई फाइन इंपोज करो, तो लोग माने नहीं क्योंकि प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। अब तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई अब डायरेक्टली अरेस्ट कर दो अगर कोई ऐसा जलाता हुआ पाया गया तो। ठीक है, बट यही चीज है कि इससे कहीं किसान जो है वो भड़क ना जाए, फिर से धरने पे ना बैठ जाए, तो वो भी एक इशू हो सकता है। तो हमें बैलेंस अप्रोच लेकर चलना है। ज्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो करेंगे तो भी जो है वो डिफिकल्ट है। भाई किसान की जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो है लेबर कॉस्ट की प्रॉब्लम। तो उससे बेटर है कि अगर सरकार इस चीज को करना चाहती है तो भाई जलाने की जगह जो है वो अलॉट करवा दें कि सरकार की गाड़ी जाए भैया और अपने जितने भी स्टबल है वो कलेक्ट कर ले। जैसे भाई कचरा उठाने के लिए आज की रेट में टेंडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, वैसे पराली उठा ली जाए। भाई किसान जलाता है, किसान को जलाने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, तो उससे बेटर है कि सरकार जो है वो उठा ले, कलेक्ट करवा ले और उससे इथेनॉल प्रोडक्शन और वेरियस चीजों में उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढे, है कि नहीं। ये भी हो सकता है। तो हमारे पास ऑलरेडी है काफी सारे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सन 2020 में बनाया गया था। इसने ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए था, बट ये एग्जेम्प्ट करता है किसानों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से कि किसानों के खिलाफ किसी प्रकार का क्रिमिनल कार्रवाई ना हो। एयर एक्ट 1981 ये पोल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज को बैन करता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें और पावर जो है वो दी गई है डैमेज को कंट्रोल करने के लिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये फाइंस इंपोज करती रहती है। पंजाब हरियाणा के अपने खुद के भी कानून हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं स्टेट वाइज।
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, तो ये सब एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है, हेल्थ पर रिस्क बढ़ता जा रहा है, स्मॉग की प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सर्दियों में बहुत सीवियर कैटेगरी में चला जाता है। स्टबल बर्निंग जो है वो 15 से 20%, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कंट्रीब्यूट जो है वो करती है पीक पोल्यूशन मंथ्स में। तो किसान आर्ग्यू यही कर रहे हैं कि व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन डस्ट 40% शेयर को इग्नोर करके सिर्फ उन्हें टारगेट जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। पूसा बायो डिकम्पोजर ये कन्वर्ट करेगा स्टबल को कंपोस्ट में 15 से 20 दिन के अंदर। एक्स सीतु उपयोग बायोमास पावर, बायो सीएनजी, पेपर, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इस पर हम काम कर सकते हैं। तो ये सब बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स पर जो है फोकस करो। ये लिख लो आप, पता, ये टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव्स ये पूरे लिख लो, मेंस में हेल्प करेंगे क्योंकि ये अच्छा वो है ना, एक अच्छा आपको पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे। एक एक करके पूरे पॉइंट्स है वो पूरे लिखना है ना, सभी के सभी जो बोलता हूँ लिखने को, तो वो तो लिखना ही है आपको। ठीक है, हैप्पी सीडर्स, सुपर सीडर्स ये हालांकि कॉस्टली पड़ जाते हैं। पूसा बायो डिकम्पोजर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसने इसको तैयार किया था। तो ये स्टबल को जो है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये खाद बना देता है 15 से 20 दिन में। और फिर एग सीतू का उपयोग करो, आप बायोमास से एनर्जी जनरेट करो, बायो सीएनजी बनाओ, पेपर बनाओ, पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग करो, बट इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन सीतू मैनेजमेंट कर सकते हो, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हो इसके थ्रू, तो उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह चाहिए। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप भाई जलाने की जगह ये सब चीजें कर सकते हो, ये जरूरी है ना। मोस्टली बड़े बड़े किसान के पास जो है वो सब्सिडाइज मशीन होती है, बट छोटे किसानों के पास नहीं होती, इसलिए किसानों को जलाना पड़ता है। सेंटर स्टेट लोकल बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एमएसपी और अशोर्ड प्रोक्योरमेंट सपोर्ट जो है वो नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो कचरे वाली जो स्कीम जैसी है ना, घर से कचरा खत्म, स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो हमने शुरू करी, वही सेम चीज इसमें भी अगर चालू कर दें तो अच्छा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। ठीक है, किसान प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अभी ये भी इशू जो है वो हो सकता है, राइट। तो ये वाला भी दिक्कत है अभी आज की रेट की सबसे बड़ी, क्योंकि रिसेंट पिछले सालों में देखने को मिला ही है। किसानों का और स्टेट के बीच में ट्रस्ट जो है वो खत्म हो सकता है अगर किसानों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाए तो। और एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के दायरे में आता है, बट पोल्यूशन नेशनल कंसर्न है, चिंता है। तो कई बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये वीक भी कर सकता है। चाइना की बात करें तो चाइना जो है के अंदर बायोमास कलेक्शन को और बायोगैस प्लांट को जो है वो प्रमोट किया जाता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि अगर जो ये स्टबल बर्निंग ना करके कलेक्शन कर रहे हैं तो हमें प्यूनिटिव अप्रोच ही नहीं लेना चाहिए। इंसेंटिव दो भाई, किसान की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको समझना जरूरी, ना कि उनको जेल में डालने की धमकी देना। भाई सामने वाले के पास पैसा नहीं है, इंसान क्या करेगा। तो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन अवॉइड किया जाए, स्ट्रक्चरल बैरियर जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए, कंपोस्टिंग और मैकेनाइजेशन जो है वो प्रमोट करो, फार्मर कोऑपरेटिव्स वगैरह के थ्रू, डायरेक्ट कैश इंसेंटिव्स के थ्रू, एक्सपेंड करो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट फंड को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करो, मेज, पल्सेस, मिलेट्स, है ना। अर्बन पोल्यूशन को खत्म करने पर टारगेट करो, पंचायत को, कोऑपरेटिव्स को, सिविल सोसाइटीज को, इनको इन्वॉल्व करो, स्टेबल मैनेजमेंट को सर्कुलर इकोनॉमी के साथ जो है वो लिंक करो, और इंडिया का नेट जीरो 2070 के कमिटमेंट पर फोकस करो। बस यही चीजें हैं जिस पर टारगेट करने की आवश्यकता है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली चीजें आपके जो है वो समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको सुनने वाला टॉपिक है आपके लिए। भाई देखो, फेक और सब स्टैंडर्ड सीड से रिलेटेड ये टॉपिक है। भाई किसानों को जो है वो खराब बीजें दिए जा रहे हैं। तो आज का खतरा पेस्ट या क्लाइमेट चेंज से नहीं है, यानी कि आज के टॉपिक का जो खतरे के बारे में हम बात करेंगे ये है काउंटरफीट सीड्स का। नकली बीजें दी जा रही है किसानों को, जो डायरेक्टली किसानों की भाई इनकम को खराब कर देगी और बेचारे परेशान हो जाएंगे। 2024-25 में 2.53 लाख सीड के सैंपल्स टेस्ट हुए, जिनमें से 32,500 से ज्यादा सब स्टैंडर्ड निकले। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं यार। तो अगर किसान को ही आप सही बीज जो है वो नहीं दोगे तो फूड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन कर पाओगे यार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये।
आपको बता दें कि सिर्फ बासमती राइस इंडिया के राइस एक्सपोर्ट रेवेन्यू का 60% देता है। लिख लो ये वाला पॉइंट। हमारा जो राइस एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो आता है ना, उसमें से बासमती 60% दे रहा है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स में ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और यूनिक एनवायरमेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारा यूनिक एनवायरमेंट है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं। किसान जो है वो डिपेंडेंट है सर्टिफाइड सीड्स के ऊपर, प्रेडिक्टेबल यील्ड के लिए, कि भाई उसको पता है कि हाँ भाई मैं बीज डालूंगा तो अच्छी फसल जो है वो होगी। बट वही बीज अगर उसको सड़े हुए मिले, खराब मिले, तो क्या मतलब फिर। बासमती, दार्जिलिंग टी, एल्फेंसो मैंगो, ये हमारी ग्लोबल रेपुटेशन जो है वो बना रहे हैं, एग्री डिप्लोमेसी के लिए बहुत काम के हैं। बट साथ ही साथ किसानों को सही चीज जो है वो मिलनी चाहिए ना। फेक सीड से तो किसानों को बड़ा नुकसान जो है वो कंटिन्यूअस होता जा रहा है। उसी नुकसान को तो भाई रोकना है, यही तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, समझे। पुअर जर्मिनेशन, क्रॉप फेलियर, डेट ट्रैप, फार्मर डिस्ट्रेस, तो ये सब इश्यूज हैं। जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप क्रेडिबिलिटी डैमेज करता है, एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट होने का रिस्क है। 32,500 से ज्यादा सैंपल जो है वो सब स्टैंडर्ड है। इलीगल सेलर्स, अनअप्रूव्ड सीड्स, फेक लेबल्स के साथ, ये सब हम लोग को देखने को मिल रहा है भाई। तो बहुत मतलब कुल मिलाकर घोटाला जो है वो चल रहा है, किसानों के हाथ में जो है वो खराब सड़ी हुई सीड्स मिल रही हैं। तो उससे रिलेटेड ये मुद्दा उठा है। अब आप ये चीज लिखो, लिखने वाली चीज, डिजिटल सीड ट्रेसेबिलिटी साथी प्रोजेक्ट, ये 2023 में लॉन्च किया गया। 23 स्टेट्स यूटी में जो है वो सीड प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग एजेंसीज को हायर किया गया। फेज 2 के अंदर डीलर्स और फार्मर्स को इंक्लूड किया गया। फुल टू डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बनाने पर टारगेट किया गया। मतलब कुल मिलाकर इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रॉपर तरीके से सीड की क्वालिटी को जो है वो मॉनिटर करो अच्छी तरीके से हर स्टेज में। क्या ये प्रोजेक्ट सही चल रहा है? नहीं चल रहा। चल रहा होता तो फेक सीड्स थोड़ी ना रहती मार्केट में। गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है कि सीड फ्रॉड के अगेंस्ट जो है वो पेनाल्टी लगाई जाए। तो ये सीड एक्ट में अमेंडमेंट जो है वो किया गया कि जो भी सीड फ्रॉड करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। क्वालिटी कंट्रोल, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को सशक्त किया जा रहा है। रैंडम सैंपलिंग और टेस्टिंग हो रही है, जैसे रेट्स वगैरह मार के, है ना। बट कभी भी गैप्स हैं, गैप हो रहे हैं, तभी तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। सीड इंडस्ट्री की वैल्यू $6.3 बिलियन की है गाइस, 55,200 करोड़ रुपए। एशिया में सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है 98% शेयर के साथ कॉटन सीड में, और लगभग 70% फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल्स में। लगभग 800 प्राइवेट सीड कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिनमें से 100 जो है वो अपने खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो मेंटेन कर रही हैं। ये देखिए आप, चैलेंजेस अभी भी हम लोग को कंटिन्यूअस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इन्फोर्समेंट गैप्स हैं, फर्जी जो सीड्स हैं वो आज भी कंटिन्यू रह रही हैं। रेट्स, एफआईआर, लाइसेंस कैंसिलेशन के बावजूद छोटे किसानों को बड़ी दिक्कतें जो है वो आती जा रही हैं। डिजिटल ट्रेसेबिलिटी की डिमांड मजबूत करना जरूरी है, बट उसके बावजूद फेक सीड्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो हमारी रेपुटेशन भी खराब कर सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस पर भैया मजबूत करने की इन चीजों को आवश्यकता है। जो प्रॉब्लम है वही इसका सोल्यूशन है। अब जो हमारा टॉपिक है बड़ा सिंपल सा टॉपिक है भाई। गर्मी का स्तर जो है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। कूलिंग राइट्स हमारा टॉपिक है, जो अब सिर्फ लग्जरी नहीं है भाई, एक पब्लिक हेल्थ नेसेसिटी और क्लाइमेट एडाप्शन टूल बन चुका है। आज की डेट में देखो आप, पहले के कंपैरिजन में, पिछले 10 साल के कंपैरिजन में खुद आप फील करोगे, मैं तो भयानक फील कर रहा हूं कि इस समय, मतलब दशहरा के समय तक हमें देखने को मिलता था कि भाई स्वेटर वेटर हल्के फुल्के चालू हो जाते थे, याद करो। आजकल भाई घर के अंदर, मतलब ऐसा आता है कि घर के अंदर घुसते सही थी जितने भी कपड़े पहने उठा के फेंक दो। अब हालांकि मुझे तो मेडिकली एसी अलाउड नहीं है, मुझे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो मुझे एसी जो है वो अलाउड नहीं है। हालांकि मेरा ठीक हो चुका है, बट फिर भी मैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं नहीं करता, बट मैं थोड़ा क्या हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। मैं कूलर जो है वो आज की डेट में कूलर को ज्यादा बेटर मानता हूँ गर्मियों के समय में। बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ भाई कि आप देखो यार, आज की डेट में गर्मी का स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है। आप लोगों ने फील किया कि नहीं किया? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे।
जून 2025 में इंडिया ने ऑर्डर पास किया था कि हर नया एसी सिस्टम 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच ऑपरेट करेगा। याद करो, किया था हमने डिफॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस की। इससे 20 बिलियन यूनिट एनर्जी बचेगी, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की एनर्जी बचेगी, और 16 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कट होने से हम लोग जो है वो रोकेंगे। याद करो, बात की थी हमने। बट भाई, लोगों को आज की डेट में बहुत, लोगों के, मैं अपनी बात कर रहा हूं भाई, आपकी बात कर रहा हूं, आपने खुद अपने आप में फील किया होगा गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाल अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं खुद बता रहा हूं आपको भाई कि मैं पसीना पसीने में हूं। पसीना मतलब जैसे इस समय इस स्टेज में आप बोलो कि इस मौसम में आपको कई बार बहुत कम में पंखा चलाने की जरूरत होती थी। मेरा हालांकि पंखा कम में ही चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्मी में हूं। सभी लोग आज की डेट में बता रहा हूं, आप जितने भी लोग मेरे लेक्चर को सुन रहे होगे, आपके घर पे पंखा चल ही रहा होगा। हाँ भाई, अब ये मत बोलना कि हम कश्मीर में हैं सर, हमारे यहाँ तो नहीं चल रहा। ये उल्टी बात मत करना कोई, ठीक है। तो आउटडोर वर्कर्स की तो हालत खराब है भाई। मेरे घर पे भी वो पेंट का काम चल रहा है, मैं देखता हूँ बेचारे वर्कर्स की हालत खराब रहती है यार। उनको कई बार पानी वानी उनके लिए हमेशा अवेलेबल रखता हूँ, बोलता भी आते जाते कि भाई पानी पीते रहना, गर्मी है। बड़ी हालत खराब। हॉस्पिटल्स, नियोनाटाल केयर, वैक्सीन स्टोरेज के लिए बहुत दिक्कत वाली कहानी है ये। अमीरों के पास एसी का एक्सेस है, गरीब की सोचो आप, वो कितने रिस्क में है। कूलिंग ज्यादा पावर खाता है, अगर रिन्यूएबल से इंटीग्रेट ना हुआ तो एमिशन और बढ़ेगा। तो हमें आज की डेट में बहुत जरूरी है कि कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सोलार वोलार के साथ जो है वो कनेक्ट करना जरूरी है। सिर्फ 5% घरों के पास एसी है भाई। टॉप 10% रिचेस्ट फैमिली के पास 72% एसी है। यूएस जापान की बात करें तो 90% घरों में एसी है यूएस और जापान में। सब सहारन अफ्रीका में मात्र 6% के पास। तो ये इनइक्वालिटी ग्लोबल साउथ के लिए क्लाइमेट जस्टिस इशू है वो बन सकता है। ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की अभी के लिए जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा आपको कौन से आंकड़े याद रखना है। जैसे ये वाला आंकड़ा आपको भी दिखाई देगा, ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लिख लो। 2037-38 तक कूलिंग डिमांड्स को 20 से 25% रिड्यूस करने का टारगेट है, लिख लो। हीट एक्शन प्लान्स, हीट एक्शन प्लान पूरी पूरी चीज लिखेंगे आप। अहमदाबाद 2013 में स्टार्ट हुआ, अब 23 राज्यों में एक्सपैंड हो चुका है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, कूलिंग शेल्टर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स लाए जाए हीट को खत्म करने के लिए। फिर जून में हम लोग ये लेकर आ गए कि भाई 24 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो एसी को फिक्स करके रखेंगे। इंडिया ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को 85% कट करने का कमिटमेंट 2047 तक का लिया है। किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, लिख लेना। और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई भी कर दिया कि 85% एचएफसी हम जो है वो रिड्यूस करेंगे। पूरी चीज इंपॉर्टेंट है, ये चारों की चारों लिख लेना। तो एसी अभी भी लग्जरी तो है गाइस, बट अब जरूरत भी बनता जा रहा है। इंडिया की पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मतलब हर एक व्यक्ति जो है वो 1327 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है। यूएसए के अंदर 12,000 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एवरेज के तौर पर देखा जाए। हीट शेल्टर्स, क्लाइमेट रेजिलियंट हाउसिंग की हमारे यहाँ कमी है। कूलिंग की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको रिड्यूस करना आज की डेट में सख्त जरूरी है भाई। यूनिवर्सल कूलिंग आज की डेट में एक अधिकार बन गई है, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। HSBC IBM क्वांटम इनेबल्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग पे तो अच्छा काम चल रहा है आजकल, और जरूरी भी है क्योंकि फ्यूचर है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अभी ये लोग ट्रायल जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। क्वांटम क्लासिकल कंप्यूटिंग अप्रोच का ट्रायल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो 100% जो है ना, ये कंप्यूटिंग वाला अप्रोच, क्वांटम कंप्यूटिंग अप्रोच नहीं दे रहा है, ये क्वांटम और क्लासिकल कंप्यूटिंग अप्रोच दे रहा है। यानी कि थोड़ी सी क्लासिकल कंप्यूटिंग के फीचर भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसके ट्रायल जो है वो अभी चल रहे हैं, जो उन्होंने ऐसा कुछ एल्गोरिदम जो है वो तैयार किया है। और आईबीएम का हेरॉन क्वांटम प्रोसेसर, उसका उपयोग जो है वो किया गया है, जिससे कि क्लासिकल कंप्यूटिंग वर्कफ्लो जो है वो प्रॉपर चलता रहे। और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग ये रिमूव करती है ह्यूमन इमोशनल बायस को, और अलाउ करती है अल्ट्रा फास्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन मिली सेकेंड्स में। तो ये सब कुछ फीचर्स इसके हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट 2G इथेनॉल, इसका तो आंसर आप ही देंगे।
2G इथेनॉल नॉन फूड से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे पराली वगैरह जो होती है ना, उससे 2G इथेनॉल बनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है ये रिड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है। एडिबल ऑयल्स जो होते हैं ना, ये एडिबल क्रॉप्स जो होते हैं वो 1G के अंदर आते हैं, 2G के अंदर नहीं। 2G तो पराली वगैरह के लिए आते हैं, तो पहला वाला तो इनकरेक्ट होगा ही, नॉर्मल सी बात है। दूसरा करेक्ट है बिल्कुल। 2G इथेनॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 85 से 108% तक कम करता है कंपेयर टू फ्यूल्स वगैरह। और इंडिया का E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 का जो था वो अचीव कर लिया 2025 में। और 2G इथेनॉल प्रोडक्शन को ये सपोर्ट करता है। बस दैट्स इट। और ये है मेंस का एक क्वेश्चन, ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज चलते हैं भैया, प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। अब 2 टॉपिक्स और आपके रहे बच गए, वो अभी कर लेते हैं अपन। अब सुनिए, ये वाला एक टॉपिक था, तो एक ग्लोबल ट्रेड कंट्रोवर्सी की बात करेंगे, चाइना का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। अब इस मुद्दे पर यूएसए और डेवलप्ड नेशंस लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि चाइना को अब डेवलपिंग नेशंस के रूप में बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है भाई, चाइना की आज की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन को देखते हुए आपको लगता है कि उसको मिलना चाहिए डेवलपिंग कंट्री का बेनिफिट? अब सुनना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स खुद अपना स्टेटस चूज करते हैं गाइस, डेवलप्ड या डेवलपिंग। पता है आपको इसके बारे में? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए आपको, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद से जो है वो चूज करते हैं कि उनको कौन सा स्टेटस जो है वो चाहिए, डेवलपिंग या डेवलप्ड। चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते वक्त डेवलपिंग स्टेटस लिया था। अब इसका बेनिफिट उसको ये होता है कि उसको लॉन्गर ट्रांजिशन टाइमलाइन मिलता है, यानी कि डेवलपिंग से डेवलप्ड होने का उसका टाइमलाइन, यानी कि उसको लंबा समय मिल जाता है। स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, यानी कि टैरिफ्स वगैरह उसके लिए कम हो जाए, दूसरी कंट्रीज में वो सामान भेजे तो उसका सामान जो है वो इजिली एंटर कर पाए, है ना, कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ। सब्सिडी रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए उसको, है ना, हार्श टैरिफ डिसिप्लिन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाए, तो ये चीज है। अब सवाल यही है कि भाई चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई। अगर चाइना की आप जीडीपी का जो है वो बात करोगे आज की रेट में, तो चाइना के बारे में बात करूं तो 18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी भाई, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, ये माना जाता है। और चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये हम सभी जानते हैं। फॉरेक्स रिजर्व भी इसका अच्छा खासा है, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का ही। AI, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाई टेक कैपेबिलिटीज रखता है, फिर भी चाइना अपने आप को डेवलपिंग स्टेटस बना के रखता है और WTO के बेनिफिट्स एंजॉय करता है। पर कैपिटा इनकम अभी भी डेवलपिंग लेवल्स पर है, हालांकि चाइना के अंदर $12,000 है, जो कि यूएसए में $80,000 है पर कैपिटा इनकम, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर इनइक्वालिटी आज भी है। ठीक है, स्टिल वहां पर गरीबी हम लोग को देखने को मिलती है, रूरल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ जीडीपी के साइज को देखते हुए नहीं होना चाहिए, बल्कि पर कैपिटा इंडिकेटर को देखते हुए होना चाहिए। तो ये भी जरूरी है, बट इसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि जिम्मेदार कौन है? चाइना है। चाइना को उस पर काम करना चाहिए। अगर चाइना का डेवलपिंग स्टेटस विड्रॉ होता है तो इंडिया पे भी प्रेशर आएगा कि वो भी अपना क्लेम जस्टिफाई करें। इंडिया अभी भी WTO में डेवलपिंग कंट्री है। स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है, इनका प्रोविजन का फायदा हम लोग को भी मिलता है, स्पेशली एग्रीकल्चरल सब्सिडीज में, है ना। तो हमारे ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं अगर हम चाइना के ऊपर सवाल उठाते हैं तो मेन गेम यही है। तो इसी को लेकर एक अच्छा आर्टिकल ये हम लोग को देखने को मिला था। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताओ भाई, कि डेवलप कंट्री कौन सी, डेवलपिंग कंट्रीज कौन सी, तो WTO ने ऐसे कोई फिक्स नहीं दी है। मैंने आपको बता दिया, मेंबर खुद से डिक्लेयर करते हैं अपना स्टेटस। लीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्टेटस जो है वो सेल्फ डिक्लेयर नहीं होता, बट यूनाइटेड नेशन निर्धारित करती है। ये वाला फैक्ट भी लिख लेना। तो चाइना आज भी बोलता है कि भाई वो डेवलपिंग मेंबर है, राइट, जो उसको हटाना चाहिए। बट ऑब्वियसली बात है, पर कैपिटा का इशू है, तो आप जस्टिफिकेशन में ये चीज मेंशन कर सकते हो कि पर कैपिटा इनकम को ध्यान में रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली गेम तो वही है ना, पर कैपिटा इनकम का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स में जो है पूछा जा सकता है।
हिमालय और हिली स्टेट्स में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिमालय और हिली स्टेट्स में आप जान ही रहे हो कि लगातार शहरीकरण हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं, है ना, टूरिज्म बढ़ रहा है। तो वो जो एरिया है वो काफी कमजोर होता जा रहा है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर बन रहा है। तो रीसेंट रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि हिमालयन टाउन्स में स्थिति बड़ी खराब है अनप्लान्ड प्रेशर की वजह से, है ना। तो यही चीज है। महेंद्रगिरी हिल्स ओडिशा के अंदर है, ये फैक्ट ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए पूरा आर्टिकल तैयार किया गया। ये महेंद्रगिरी हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स ओडिशा के अंदर जो है उसका पार्ट है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी, ये लिख लेना। महेंद्र पर्वत माना जाता है कि भगवान परशुराम का, आप कह सकते हो कि तपस्या की जगह थी, यहां पर तपस्या की गई थी। 5 पांडव का मंदिर यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। भगवान शिव के मंदिर हैं यहां पर इस क्षेत्र में। महाशिवरात्रि में भी बहुत बेहतरीन यहां पर आयोजन होते हैं। शौरा और कोंध ट्राइब इन यहां पर रहती हैं, तो ये लिख लेना, शौरा और कोंध ट्राइब इस क्षेत्र की है। अब इस क्षेत्र में बड़ी स्थिति जो है वो खराब है, आज की डेट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी भी काफी अच्छी, एलिफेंट टाइगर की पॉपुलेशन एक टाइम पर यहां पर बहुत थी बट अब डिक्लाइन हो गई है। ठीक है। हाईएस्ट एलिफेंट पोचिंग डेथ जो है वो इंडिया के अंदर ओडिशा में हुई 2022 से 2024 के बीच में। तो ये भी कंसर्न वाली बात है। टूरिज्म लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है जो इस क्षेत्र में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो पॉलिसीज बनाने की सख्त आवश्यकता है। तो ये सुनने वाला टॉपिक था। नेशनल लेवल पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल एंड टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन्स जो है वो लॉन्च वगैरह किए हैं। ठीक है। उत्तराखंड ने बैन किए कंस्ट्रक्शन की रिवर से 100 मीटर के अंडर जो है वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क उसने अडॉप्ट किया मैनेजमेंट प्लान जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को टूरिज्म के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, बहुत बढ़िया। लद्दाख भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है, सोलार पावर टूरिस्ट अकोमोडेशन पर फोकस कर रहा है। सिक्किम जो है वो एक इको लॉजेस डेवलप कर रहा है, होम स्टे डिजाइन कर रहा है जिससे कि नेचुरल एनवायरमेंट लोगों को मिले। पूरे दुनिया भर में एम्स्टर्डम ने बैंड कर दिए क्रूज शिप्स को अपने डॉक में रहने से। ठीक है। प्रेजेंट चैलेंजेस यही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना जरूरी है, इको टूरिज्म को आप प्रमोट करो, ऐसी चीजों पर फोकस किया जाए। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। बाकी ये वाले टॉपिक्स तो मैं आपको कल पढ़ा ही चुका हूँ, है ना। तो अब पूरा अपना फिनिश हो गया, इस महीने के पूरे टॉपिक्स हमने जो है वो कवर अप कर लिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।